राधे राधे। रामकिशन जी सुबह समाचार पत्र पढ़ते हुए हल्की नींद की झपकी ले रहे थे कि तभी अचानक अपने कानों में पड़ी आवाज़ से तंद्रा भंग हुई। बधाई हो बाबूजी, प्राची बिटिया का ब्याह तय कर दिया है, नौकर शामू ने अंदर आते हुए कहा तो रामकिशन जी समाचार पत्र को नीचे करते हुए बोले, अरे शामू, तुम गांव से कब लौटे? गांव में सब कुशल मंगल तो है ना? बस बाबूजी, आपकी और मालकिन की कृपा से सब कुशल मंगल है। आपने तो नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल ही गया कि अभी 2 दिन पहले ही आपने प्राची बिटिया का ब्याह तय कर दिया है। कैसा परिवार है? लड़का कैसा है और क्या करता है? अरे बस बस शामू, तुमने तो आते ही एक के बाद एक सवाल लगा दिए। पहले सांस तो ले लो, कहते हुए रामकिशन जी ने वहीं पास पड़ी चेयर को शामू की ओर खिसकाते हुए बैठने के लिए इशारा किया और फिर बोले, प्राची बिटिया के प्यारे काका जी, परिवार बहुत ही अच्छा है। आप भी उस परिवार से और लड़के से भली भांति परिचित हैं। रामकिशन जी ने बात सुन शामू अचंभित होते हुए बोला, अच्छा बाबूजी, ऐसे कौन है जिसे मैं भी जानता हूँ? तो रामकिशन जी ने बताया कि यहाँ से आगे जो पान वाली गली है ना, उसके आगे चौक के सामने जो मंत्री जी रहते हैं, जिनका नाम महेश जी है। अच्छा, वो महेश बाबू? शामू ने सर में हाथ फेरते हुए कहा तो रामकिशन जी बोले, हाँ वही महेश बाबू, जो क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं। उन्हीं का बेटा प्रशांत अभी कुछ दिन पहले ही इंजीनियर बना है। महेश जी ने अपनी बेटी प्राची को कभी चौराहे से गुजरते हुए देखा होगा तो उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव भेजा। लड़का देखा तो हमें भी लड़का पसंद आ गया। बहुत ही अच्छा लड़का है, अपनी प्राची के लिए सही रहेगा। रामकिशन जी की बात सुनकर शामू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बाबूजी, अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कहें? हाँ हाँ बोलो ना, तुम भी हमारे घर के सदस्य हो, तुम्हारा निर्णय भी हमारे लिए अहम है। रामकिशन जी ने स्वीकृति देते हुए कहा तो शामू बोला, बाबूजी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रशांत बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने बचपन से उन्हें देखा है, जब हम महेश बाबू के घर नौकरी करते थे, और इसी वजह से हम उनके पूरे परिवार को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मंत्री जी बेशक अच्छे इंसान हैं, लेकिन घर में उनकी धर्म पत्नी साधना जी की चलती है। साधना जी के सामने मंत्री जी एकदम भीगी बिल्ली बनकर रहते हैं। साधना मालकिन बहुत ही लालची और टेढ़े स्वभाव की महिला है। तो मेरी राय, शामू आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रामकिशन जी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोले, शामू, तुम परेशान मत हो। रिश्ता पक्का करने साधना जी भी महेश जी के साथ आई थी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि प्राची बिटिया वहाँ खुश रहेगी। अरे शामू, तुम कब आए और आते ही क्या बातचीत करने लगे? बाहर आते हुए रामकिशन जी की पत्नी ममता जी ने कहा तो रामकिशन जी बोले, अरे ममता, हमारे शामू को प्राची बिटिया की चिंता लगी है। बोल रहा है कि साधना जी सही महिला नहीं है, लालची और स्वार्थी है। देखिए जी, हमें भी इस बात का डर है। अभी तो रिश्ता पक्का ही किया है, आगे कोई नाजायज़ मांग कर दी तो हम कहाँ से उनकी मांगें पूरी कर पाएंगे? और फिर मांगों का कोई अंत नहीं होता। क्या भरोसा, अगर कल को प्राची बिटिया को इन्हीं मांगों को लेकर परेशान करने लगे तो? उनकी तो पहुंच भी बहुत है। अरे ऐसी बात नहीं है ममता, मुझे महेश जी पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी प्राची बिटिया का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखेंगे। अब आप दोनों बेकार के विचार विमर्श में अपना समय नष्ट ना करो और जाकर प्राची बिटिया को उठाओ। उसको कॉलेज भी जाना है। प्राची बिटिया, अरे ओ प्राची बिटिया, उठ बिटिया, कॉलेज नहीं जाना क्या? प्राची को उठाते हुए शामू बोलते जा रहा था, अरे काका, आप गांव से कब आए? शामू की आवाज़ सुनकर प्राची झट से उठ खड़ी हुई। प्राची और शामू का एक गहरा लगाव था। प्राची के लिए शामू कोई नौकर ना होकर उसके सगे काका से भी बढ़कर थे। आज ही आया हूँ बिटिया,
तू पहले फटाफट तैयार होकर कॉलेज हो आ, फिर शाम को दोनों काका भतीजी खूब जमकर बतियाएंगे। शामू ने हंसते हुए कहा तो प्राची बोली, हाँ काका, मुझे भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है। शाम को बातें करते हैं। आज कॉलेज जाना भी बहुत ज़रूरी है। परीक्षा फार्म भरे जा रहे हैं, वरना छुट्टी कर लेती। कोई बात नहीं बिटिया, पहले पढ़ाई देखो। तो प्राची तैयार होकर कॉलेज चली गई। लेकिन इधर रामकिशन जी के मन में शामू और ममता जी की बातों का संशय घर कर रहा था। और आखिर करता भी क्यों न। शामू यहाँ से पहले 10 साल महेश बाबू के यहाँ काम करके आया था, तो उससे बेहतर उनके परिवार के किरदारों को भला कौन जान सकता था। इसी सोच में डूबे रामकिशन बाबू खुद के मन को एक दिलासा, एक संतावना देने में लगे थे कि प्राची के भाग्य में ये अंधकार कभी हावी ना हो सकता। आखिर ईश्वर ने बेटी दी है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बस इसी सोच में थे कि तभी अचानक दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। अरे शामू, देखना तो दरवाजे पर कौन है। हाँ आया बाबूजी, कहते हुए शामू दरवाज़ा खोलने लगा तो सामने महेश जी और उनकी पत्नी साधना जी खड़े थे। शामू को देखते ही महेश जी ने कहा, अरे शामू, तुम गांव से कब आए? मालिक आज सुबह ही आया था, चलिए अंदर आइए। कौन है शामू? दरवाजे पर रामकिशन जी ने अंदर से आवाज़ लगाई तो महेश जी बोले पड़े, हम और हमारी धर्मपत्नी साधना जी आए हैं। इतना सुनते ही रामकिशन जी नंगे पांव ही दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। ओ भाग्य, अंदर आइए। हाथ जोड़ते हुए रामकिशन जी ने उन्हें अंदर ले आए और फिर अपनी पत्नी ममता जी को आवाज़ लगाते हुए बोले, अरे सुनती हो भाग्यवान, महेश बाबू और साधना जी आए हैं। तो ममता जी भी बाहर निकल कर आई, लेकिन उनके मुखमंडल पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। आखिर देती भी क्यों ना, बिना किसी सूचना दिए प्राची के सास ससुर उनके गरीब खाने में पधार गए थे। तभी रामकिशन जी ने शामू की तरफ देखते हुए कहा, शामू, जरा महेश जी और साधना जी के लिए जलपान की व्यवस्था तो करो। हाँ बाबूजी, अभी लेकर आता हूँ। कहते हुए शामू जैसे ही आगे बढ़ा तो महेश जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको शामू, रामकिशन बाबू, हम यहाँ जलपान करने नहीं, कुछ आवश्यक बातें करने आए हैं। ये सुनते ही ममता जी रामकिशन जी की ओर चिंतापूर्ण दृष्टि से देखने लगी तो रामकिशन जी के चेहरे पर भी एक अजीब सी चिंता स्पष्ट दे रही थी। शायद शामू ने जो चिंता व्यक्त की थी वो सही तो नहीं। ये सोचते हुए रामकिशन जी महेश जी की तरफ देखते हुए बोले, हाँ जी, तो बताइए आखिर ऐसी क्या बात आ गई जिसके लिए आपने स्वयं आने का कष्ट उठाया? अजी कष्ट कैसा, ये बात तो बताने हमें स्वयं ही आना था। वैसे प्राची कहीं नज़र नहीं आ रही। महेश जी ने इधर उधर देखते हुए कहा तो रामकिशन जी बोले, प्राची बिटिया अपने कॉलेज गई है, आज उसके परीक्षा फॉर्म भरने जाना था। वैसे बताइए ना, आप कौन सी बात की बात कर रहे हैं? अजी चिंता की कोई बात नहीं, खुशी की बात है। हमारे पंडित जी ने अगले महीने की 20 तारीख शादी के लिए सही बताई है, वरना उसके बाद सीधा 6 महीने बाद का मुहूर्त है। बाकी आप लोग बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। चाहना क्या है महेश जी, शादी तो करनी ही है, लेकिन इतनी जल्दी सब व्यवस्था कैसे हो पाए सकेगी? रामकिशन जी ने चिंतित होते हुए कहा तो साधना जी बोली, अरे भाई साहब, इतना क्या सोचना, आजकल तो इंटरनेट का युग है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करो और सामान फट से आपके सामने। न्योता भेजना हो तो ईमेल और 50 तरीके हैं, सब हो जाएगा। आप तो बस अपनी स्वीकृति दीजिए। तो रामकिशन जी ने भी हामी भर दी। तो भाई साहब तारीख पक्की रही, सब बात पर मुंह मीठा नहीं करवाएंगे क्या?
साधना जी ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे शामू, जरा मिठाई का डब्बा तो ले आओ। हाँ, लाया। बाबूजी कहते हुए शामू मिठाई लेने दुकान की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मुंह मीठा कर महेश जी और साधना जी वहां से चले गए। प्राची बिटिया को जब ये पता चला कि उसकी शादी अगले महीने की 20 तारीख ही तय कर दी है, तो वो भी भाव विभोर हो गई। शामू काका ने उसे समझाया कि बिटिया, तुम्हें आज नहीं तो कल ससुराल तो जाना ही है। वैसे भी प्रशांत बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगा। दिन पर दिन निकलते जा रहे थे और आखिर वो दिन भी आ ही गया जब बारात दरवाजे पर आने को थी। रामकिशन जी शामू को बोल रहे थे कि मेहमानों की आवभगत में कोई कमी न रहे, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। शामू ने अपनी जिम्मेदारी की हामी भरते हुए कहा। तभी दरवाजे की ओर बारात का आगमन हुआ तो ममता जी और रामकिशन जी तमाम रिश्तेदारों के साथ बारात का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आ गए। शहनाई पूरे जोश में बज रही थी। तभी महेश जी ने बारात के बीच में रामकिशन जी को हाथ का इशारा देकर अपने पास बुलाया और कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर रामकिशन जी उतरे हुए चेहरे के साथ वापस आए और अपनी पत्नी ममता जी व शामू के पास जाकर उन्हें अंदर बुला ले गए। रामकिशन जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर ममता जी घबराते हुए बोली, बात तो बताइए, आखिर क्या हुआ है। हाँ बाबूजी, कुछ तो बोलिए। शामू और ममता जी दोनों उनके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। कमरे में जाते ही रामकिशन जी अंदर पड़े आसन पर बैठने के प्रयास में धम से गिर पड़े और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अजी, हुआ क्या है, बताएंगे भी। ममता जी ने उन्हें झकझोरते हुए कहा तो रामकिशन जी बोले, ममता, शामू मुझे महेश जी ने इशारे से अपने पास बुलाया था। बता रहे थे अपनी प्राची बिटिया मंगली है, ऐसे में शादी संभव नहीं होगी। यह सुनकर ममता जी चौंकते हुए बोली, क्या हमारी प्राची और मंगली? अगर वो मंगली थी तो पहले क्यों नहीं कुंडली मिलवाई उन लोगों ने? और फिर ये मंगल दोष का पता तो पहले ही चल गया होगा। तो द्वार पर बारात लाने और वापस ले जाने की धमकी का क्या मतलब है? क्या उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला? बाबूजी रोइए मत, बात बताइए। शामू, मैंने उनसे कहा कि अभी क्या हल है इसका तो। साधना जी बोली, 5 लाख। मैंने उन्हें ये भी कहा कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, तो वो बोली, पैसा क्या हाथ का मैल है, बस बच्चे खुश रहने चाहिए। मैंने उन्हें अपनी स्थिति बताने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बारात लौटने की धमकी दे रही थी। तभी ममता जी बोली, देखा ना, हमारा शक सही निकला। उनमें लालच था, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता तय किया था। कैसे कैसे ढोंग कर रहे थे। दरवाजे पर आकर प्राची बिटिया की मासूमियत ने हमारा मन मोह लिया है, इसलिए रिश्ता करना है। हकीकत वही निकली जैसा शामू ने हमें बताया था। तभी शामू ने कहा, मैं उन लोगों की रग रग पहचानता था, इसलिए आपको आगाह किया था। लेकिन रामकिशन बाबू, आपके विश्वास के आगे मैं झुक गया था। आगे आपका क्या निर्णय है? शामू ने कहा तो ममता जी बोली, निर्णय क्या है, बारात लौटा दो। ऐसे भिखारियों को अपनी बेटी सौंपने से बेहतर होगा कि अपनी बेटी को कुएं में खुद से धक्का मार दे। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? नहीं ममता, ऐसा हरगिज नहीं करना। दरवाजे से बारात वापस होगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी और प्राची बिटिया का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। तो बाबूजी, कर्जे में डूबकर भिखारियों से शादी करके कौन सा हमारी प्राची बिटिया का भविष्य उज्जवल हो जाएगा? और वैसे भी शामू और ममता जी ठीक ही तो कह रहे थे। अगर इनकी मांग थी तो महेश बाबू पहले भी तो बता सकते थे ना। ऐसे दरवाजे पर बारात लाकर
मांग करना, ये तो महेश बाबू ने नेतागिरी के पैतरे हैं जो अब कई जिंदगी को तबाह करने जा रहे हैं। महेश बाबू बहुत अच्छे से जानते हैं कि रामकिशन बाबू अपनी इज्जत की खातिर जान भी दे सकते हैं, इसलिए 5 लाख की मांग करते वक्त शायद उनकी जुबान लड़खड़ाई तक नहीं। लेकिन वही दूसरी ओर ईमानदारी की राह पर चलने वाले रामकिशन बाबू पहले ही गले तक कर्जे में आ गए थे और इस मांग के बाद शायद इसी कर्जे में डूब कर मर सकते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है किसी को? ये भारतीय समाज है जहाँ बहू बहू ना होकर कोई एटीएम कार्ड होती है जिसकी सहायता से जब मर्जी आए उसके पिता नाम की एटीएम मशीन से जितना चाहे पैसा निकाल लो। वो सब सोचनीय मुद्रा में थे कि तभी अचानक रामकिशन जी ने कहा, ममता और शामू, ये शादी तो होगी, मैं पैसों का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ, तुम शादी में बारातियों की आवभगत संभालो। लेकिन हाँ प्राची, इन सब बातों का पता नहीं चलना चाहिए, कहते हुए रामकिशन जी बाहर निकल गए और महेश जी व साधना जी को बता कर चले गए कि शादी आगे बढ़ाओ, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो महेश जी और साधना जी को हरी झंडी मिलते ही पूरी बारात विवाह स्थल में प्रवेश कर गई। जयमाला से लेकर सभी रस्में शुरू हो गई, पर रामकिशन जी अभी भी आंखों से ओझल थे। और हो भी क्यों ना, 5 लाख कोई छोटी मोटी रकम भी तो नहीं। और फिर कर्ज में पहले से डूबे रामकिशन जी के लिए दोबारा कर्ज लेना जैसे खुद अपने हाथों से अपने गले में फांसी का फंदा डालना था। लेकिन प्राची की खुशी से ज़्यादा उनके लिए और कुछ नहीं था, तो लगे थे जमाने के आगे हाथ फैलाने में। कोई कुछ बहाना बना देता तो कोई कुछ, और वहाँ कन्यादान का वक्त आ गया था। इसलिए शामू और ममता जी बस इस बात को लेकर चिंतित थे कि अब सबसे क्या कहेंगे, कहाँ है आखिर रामकिशन जी। तभी पंडित जी कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को आगे आने के लिए कहा तो ममता जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली कि पंडित जी, लड़की के पिता की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर के पास गए हैं। तो क्या अकेले मेरे आने से कन्यादान संभव है? हाँ पंडित जी, बताइए ना कि कन्यादान बिना पिता के भी संभव है क्या? दरअसल मेरे पिता कुछ भिखारियों का पेट भरने के लिए भीख का इंतजाम करने चले गए हैं, लेकिन वो अज्ञानी इस बात का बोध नहीं उन्हें कि पेट भरने से नीयत नहीं भरा करती। जो आज भीख मांग रहा है वो कल भी भीख मांगेगा। प्राची की बात सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। दूल्हे को तो वो बात समझ में ही नहीं आई, लेकिन महेश जी और साधना जी स्तंभ से थे। वहीं शामू और ममता जी तो प्रश्नवाचक मुद्रा में एक दूसरे की ओर देखने लगे कि आखिर प्राची बिटिया को पता कैसे चल गया। दूल्हा भी इस बात से अनभिज्ञ प्राची की तरफ देखे जा रहा था। तभी प्राची ने कहा, आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको। मेरे होने वाले सास ससुर जी ने दरवाजे पर बारात लाकर बताया कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है और इस दोष का अमंगल संभव है यदि मेरे पिताजी इनको 5 लाख रुपए दे दें तो, वरना तो दरवाजे से बारात वापस ले जाकर मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। आखिर नेताजी जो ठहरे, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ईमानदार इंसान के पास पैसे कहाँ से आएंगे। इतना पैसा मेरे बाबूजी पहले ही कर्ज में थे, लेकिन बेटी हुई थी ना उनके यहाँ, इसलिए उनका मंगल तो समाज ने पहले दिन से ही सोच लिया था। बस फल आज मिल रहा है। तभी महेश जी गुस्से में बोले, ए लड़की, क्या बोले जा रही है? क्यों ससुर जी, कुछ कम बोला क्या या झूठ बोला है? आपका ज़मीर नहीं मानता कि आपने क्या अनैतिक मांग की है? मेरी शादी, मेरी ज़िंदगी का फैसला मेरा खुद का है और मैं इस अग्नि को और यहाँ मौजूद एक एक शख्स को साक्षी मानकर इस शादी को इसी क्षण रोकती हूँ। बारात वापस जाती तो मेरे पिता की नज़रों में उनकी बेइज्जती थी, लेकिन बारात को धक्के देकर निकालने में मेरे पिता की इज्जत का तो
पता नहीं, पर मेरी जैसी हर लड़की की इज्जत में चार चांद लगेंगे, जिनको भूखे भेड़ियों बस पैसों के लिए बहू का दर्जा देते हैं। तभी दूल्हा राजा प्रशांत ने कहा, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुंडली तो मेरे सामने ही पंडित जी ने मिलाई थी। ऐसा कोई दोष नहीं था, बल्कि हमारे पूरे गुण मिल रहे थे। मैं अपने माँ बाप के किए पर शर्मिंदा हूँ। अगर संभव हो तो हमें माफ़ कर देना। महेश जी और साधना जी गुस्से में अपने बेटे की ओर देख रहे थे कि अचानक विवाह स्थल में हंगामा मच गया कि रामकिशन बाबू बाहर बेहोश हो गए हैं। तो सब लोग बाहर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन महेश जी और साधना जी और प्रशांत अभी भी वहीं खड़े थे। तभी प्रशांत अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर बोला, आपने जीवन भर कमाई में कौन सी कसर छोड़ दी थी जो आज ये प्रपंच रच दिया। आज आप लोगों की वजह से ही रामकिशन काका मौत के मुंह के पास पहुंच गए हैं। उन्हें कुछ भी हुआ तो आपका और मेरा संबंध भी आज से समझना खत्म हो जाएगा। इतना कहकर प्रशांत बाहर की ओर भागा। साधना जी और महेश जी प्रशांत प्रशांत करके उसे रोकने का प्रयास करते हुए बाहर आ गए। बाहर आए तो देखा कि रामकिशन बाबू लहूलुहान पड़े हुए हैं। उनके पास जाते ही रामकिशन जी ने पसीने से सने नोटों की गड्डी महेश जी की ओर देते हुए बोले, ये लीजिए महेश बाबू, गिन लीजिए, पूरे 5 लाख हैं। अब रिश्ता मत तोड़िए। सुनो ममता, तुम सही कहती थी, ईमानदारी की आग में बस 2 वक्त की रोटियां पकाई जा सकती हैं। मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है, मुझे माफ़ कर देना। बस प्राची बिटिया की शादी में कोई कसर ना रहे। कहते कहते रामकिशन जी गहरी बेहोशी में चले गए। महेश जी आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर गए और इधर ममता जी अपनी बेटी प्राची को हौसला दे रही थी कि बेटी कुछ नहीं होगा, तेरे पिताजी को सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुझे इन सब बातों का पता कैसे चला? तो प्राची ने कहा कि माँ, जब बाबूजी आप और शामू काका इस विषय पर बात कर रहे थे तो मैं भी उसी के बराबर वाले कमरे में थी और खिड़की नज़दीक होने के चलते आप सबकी एक एक बात मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये सुनकर साधना जी अपने किए के लिए प्राची के सामने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगी, लेकिन प्राची इस वक्त कुछ भी सुनने समझने लायक स्थिति में नहीं थी, और होती भी कैसे। उसके पिता उसकी शादी की दहेज व्यवस्था में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे। शायद उसे भी मन के किसी कोने में इस बात का मलाल था कि पिता को उसी वक्त रोक कर यदि बारात को भी लौटा देती तो शायद इज्जत चली जाती, लेकिन पिता बच जाते। तभी शामू काका ने अंदर जाकर सूचित किया, प्राची बिटिया, बाबूजी को होश आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है। तो प्राची दौड़कर बाहर की ओर भागी और अपने पिता के सीने से चिपक कर फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। बाबूजी, आप ठीक हो गए? बस अब मैं ये शादी नहीं करूँगी, आप सबके साथ यहीं रहूँगी। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं करते। महेश बाबू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं और मुझसे अभी माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने अपने पूरे पैसे वापस लौटा दिए हैं। तभी साधना जी आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ बिटिया, शायद लालच की रोशनी ने हमारी आंखें मूंद दी थी, पर तुमने हमारी आंखें खोल दी। बेटा, हम दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। वैसे तो माफ़ी लायक हमारी हरकत नहीं थी, लेकिन अगर तुम हमें माफ़ करके हमारे घर में बहू बेटे आओगे तो हमें समझेंगे कि हाँ, तुमने हमें माफ़ कर दिया। प्राची गुस्से से बोली, माफ़ तो मैं आपको ज़िंदगी भर नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी वजह से आज मेरे पिताजी की जान भी जा सकती थी। अब आपके 2 बोल कह देने से मेरे पिता का वो कष्ट तो नहीं मिट जाएगा ना। इसलिए अब आप बिना देरी किए यहाँ से जा सकती हैं। प्रशांत भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रहा, लेकिन प्राची ने किसी
की एक ने सुनी। वो बस एक ही जिद पर अड़ी रही कि मुझे ऐसी शादी मंजूर नहीं जहां मेरे पिता को आप जैसे लालचियों की पेट भरने के लिए कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़े। अगर आज मैंने ये शादी कर ली तो ना जाने कितने ही पिता अपनी लड़की की शादी करने के लिए अपना घर गिरवी रखने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए ये शादी मुझे मंजूर नहीं। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, वरना जिस तरह आप लोगों ने मुझ में मंगल दोष बताकर बेइज्जत किया है, ठीक उसी में भी पुलिस को बुलाकर आपको धक्के देकर यहाँ से निकलवा सकती हूँ। इतना सुनते ही महेश जी और साधना जी अपना सा मुँह लेकर फुर्ती से बारात को वापस लेकर चले गए। आज रामकिशन जी अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। प्राची भी अब अपने माता पिता के साथ रहकर आगे अपना लक्ष्य को पाने के लिए आगे की पढ़ाई करने लगी। तो दोस्तों, प्राची ने ये शादी ना करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।